हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैरिज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ मैरिज और मैरिज के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, एंड हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैरिज के बारे में एंड यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले मैरिज को सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ मैरिज? Marriage is a very primitive and important institution to regulate the social behavior. मैरिज एक बहुत ही पुराना एंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। यानी कि मैरिज बहुत ज़रूरी होती है सोशल बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए। इन एवरी सोसाइटी और द ह्यूमन पॉपुलेशन डैट फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। सभी तरीके की सोसाइटी में या ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हर तरीके का ह्यूमन और सोसाइटी फॉलो करती है। बट इन आइडियल कंडीशंस ह्यूमन लाइफ रेगुलेट्स अंडर ओनली द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। पर अगर हम लोग आइडियल वे में कहें या फिर आइडियल वे में देखें, जो ह्यूमन की लाइफ होती है वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अंडर ही वर्क करती है। वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अंडर ही रेगुलेट करती है। In holistic term, all these rules to regulate the behavior known as the marriage। अगर हम लोग होलिस्टिक टर्म में बोले, जो ये रूल्स होते हैं जो लाइफ को रेगुलेट करते हैं, ये जो बिहेवियर को चेंज करते हैं, वो सब मैरिज होते हैं। चेंजेस अकर्ड इन दीज रूल्स एज द ह्यूमन लाइफ प्रोग्रेस्ड एंड चेंज। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहती है, ह्यूमन लाइफ प्रोग्रेस करती है, उसी तरीके से उनके जो रूल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ में जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी उसमें चेंजेस आते रहेंगे। About notes and queries of anthropology, it is described. Marriage is a union between man and a woman. मैरिज किसी मेल और फीमेल के बीच का एक यूनियन होती है। सच डैट चिल्ड्रन बॉर्न टू द वुमेन आर रिकग्नाइज लेजिटमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ पार्टनर्स। और इस मैरिज से जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे वो लीगल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। उन दोनों पार्टनर्स के वो लेजिटमेट ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। इन दिस डेफिनेशन द टू फैक्ट्स विच आर एम्फसाइज्ड आर। इस सिंपल डेफिनेशन से यहाँ पर दो फैक्ट सामने निकल कर के आते हैं। फर्स्ट ये कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। यहाँ पर मैरिज के होने से ये सामने आता है कि किसी मैन एंड वुमेन के बीच का रिलेशनशिप। और सेकंड यहाँ पर आता है चिल्ड्रन प्रोड्यूस थ्रू देयर रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप से जितने भी चाइल्ड प्रोड्यूस्ड हुए हैं। In the present time, legitimacy of child is very important except the primitive and tribal society। अगर हम आज के समय से देखें, जो चाइल्ड की लेजिटमेसी होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, एंड ये प्रिमिटिव एंड ट्राइबल सोसाइटी से ही चला आ रहा है। In which the social recognition of infant is very important as example। कुछ सोसाइटीज़ में जो इन्फेंट होते हैं, बेबी के बॉर्न होने से पहले ही सोशल रिकग्नाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ये रिकग्नाइजेशन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो टोडास ऑफ नीलगिरी हिल्स दे परफॉर्म अ सेरेमनी नेम बो एंड एरो। जो नीलगिरी हिल्स के टोडास होते हैं, ये जो ट्राइब होती है वो एक सेरेमनी परफॉर्म करती है जिसका नाम होता है बो एंड एरो। ये सेरेमनी चाइल्ड के बॉर्न होने से पहले ही परफॉर्म की जाती है। इसमें चाइल्ड के स्टेटस पे, लेजिटिमेट स्टेटस पे बात की जाती है। इसमें चाइल्ड की लेजिटिमेट स्टेटस को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सेरेमनी को ये लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। द बर्थ ऑफ चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द सर्कमटेंसेस ऑफ द सोशल रूल बिकॉज। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो चाइल्ड की बर्थ होती है वो कुछ सोशल रूल्स की वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट बाय इट ही और शी इन्फेंट रिसीव्स सोशल सैंक्शन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि सोशल रूल्स को फॉलो करने की वजह से ही जो इन्फेंट होता है वो समाज की स्वीकृति को प्राप्त करता है। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेशन राइट। ये एक
उत्तराधिकारी के लिए यानी कि सक्सेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड नंबर पे ये बताया गया है कि इट गिव्स द नेम ऑफ फैमिली एंड क्लैन, या बच्चे को किसी फैमिली और क्लैन का नेम देता है। यहाँ पर कैथलीन गफ ने मैरिज को सिमिलर मैनर में डिफाइन करते हुए अपनी डेफिनेशन दी हुई है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बोला है कि मैरिज इज़ अ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड between men and women and one or other persons which provides that a child born to that woman under circumstances prohibited by the rules of relationship as according full birth status right common to normal members of the society और सोशल स्टेटस। कैथलीन ने अपनी डेफिनेशन में मैरिज को डिफाइन करते हुए ये बोला है कि जो मैरिज होती है वो मैन एंड वुमेन के बीच का रिलेशनशिप होती है। यानी कि इन्होंने बोला है कि मैरिज होने के बाद किसी मैन एंड वुमेन के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है और इसमें एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं। यानी कि इस मैरिज में एक पर्सन से भी ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं और इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, इन मैरिजेस के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको फुल बर्थ स्टेटस मिलता है। उन्हें सोसाइटी में सोशल स्टेटस जो होता है वो कॉमन टू नॉर्मल मेंबर्स की तरह ही मिलता है। इन टर्म मैरिज रिफर्स टू द वेरियस कस्टम्स एंड रूल्स कॉमनली रिलेशनशिप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पर ये बताया है कि जो मैरिज का एक जो सिंपल टर्म होता है उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, पर सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो इसमें दो मेंबर्स होते हैं। किसी मैरिज में दो मेंबर्स होते हैं जो कि एक अपोजिट सेक्स के होते हैं, यानी कि एक पर्सन मेल होता है और जो दूसरा पर्सन होता है वो फीमेल होता है, which also create a set of obligation and rule for them as well as for their kin group, जो कि एक रूल बना देता है, जो कि एक ऑब्लिगेशन बना देता है उनके लिए भी जो पर्सन इस मैरिज में इन्वॉल्व हैं और उनके किन ग्रुप के लिए भी। दीज आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। यहाँ पे कल्चर के 3 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिफैक्ट्स। अगर हम लोग आर्टिफैक्ट्स को सिंपल बताएं तो आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं कल्चर में, जिन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, तो इन्हें यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स बोला गया है। इट इंक्लूड्स मटीरियल एक्सपेक्ट्स ऑफ कल्चर। आर्टिफैक्ट्स में जो कल्चर के मटीरियल एक्सपेक्ट्स होते हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। फिर सेकंड आता है मेंटिफैक्ट्स। इट्स इंक्लूड आइडियाज़, बिलीव्स, मोरल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़। आर्टिफैक्ट्स में जैसे कि मटेरियल एस्पेक्ट्स आता है, जैसे कि हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मेंटिफैक्ट्स में जो सोसाइटी और जो कल्चर के आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हम लोग मटेरियल एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, पर हम लोगों की सोसाइटी और कल्चर में मेंटिफैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हम उन सारी चीज़ों को फॉलो तो करते हैं पर हम उन सारी चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। जैसे कि कुछ आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उन सबको हम फॉलो करते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, पर उन सारी चीज़ों को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। पर उन लोगों को हम फॉलो करते हैं इसलिए क्योंकि वो आगे से हम लोगों के एंसेस्टर उनको फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है सोशिफैक्ट्स। इट्स इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बिहेवियर। सोशिफैक्ट्स में जो ह्यूमन को सोशल तरीके से लाइफ चलना सिखाती है उसमें हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, सोशल होते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ रूल्स के हिसाब से चलते हैं, उसमें कुछ रेगुलेशंस होती हैं और उसमें कुछ बिहेवियर होते हैं जो हम लोग सोसाइटी के अंदर करते हैं। These rules and regulation are required for the fulfillment of basic need। यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं वो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन्हें बेसिक नीड को पूरा करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू मेलानोस्की, दीज आर 7 टाइप्स ऑफ बेसिक नीड्स। मेलानोस्की ने कहा है कि यहाँ पर
7 तरीके की बेसिक नीड्स होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर होती हैं। अब यहाँ पर हम उन 7 तरीके के बेसिक नीड्स के बारे में बात करेंगे और उनके कल्चरल रिस्पॉन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है फूड। अगर फूड नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब यहाँ पर सेकंड आता है रिप्रोडक्शन, जो कि मैरिज से होता है। बॉडली कंफर्ट, जो कि शेल्टर से मिलता है। सेफ्टी पर्पसेस के लिए हम लोग टूल्स एंड वेपन्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। एंड उसके बाद 5th नंबर पे आता है ग्रोथ, जो कि सोशलाइजेशन और इनकल्चरेशन से होता है। और 6th नंबर पे आता है मूवमेंट, जो कि एक्टिविटी के थ्रू होता है। और 7वीं हमारी बेसिक रिक्वायर्ड होती है हेल्थ, जो कि हाइजीन एंड मेडिसिन से मिलती है। So, marriage is an institution which regulates and controls human sex behavior और man and woman relationship. So, यहाँ पर ये बताया गया है कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ह्यूमन सेक्स बिहेवियर को रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। It has been established for the fulfillment of one biopsychic need for reproduction. एंड ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो बायोसाइकिक नीड है रिप्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर मैरिज के होने से जो ह्यूमन बीइंग की सेक्सुअल नीड होती है वो फुलफिल होती है। सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप। यहाँ सेकंड नंबर पे ये बताया हुआ है कि मैरिज के होने से जो मैन एंड वुमेन का रिलेशनशिप होता है वो कंट्रोल होता है और रेगुलेट होता है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ फैमिली, मैरिज के होने से जो फैमिली का फॉर्मेशन होता है वो होता है। एंड एक्सटेंशन ऑफ किनशिप, जो किनशिप होती है उसमें बढ़ावा होता है। जो किनशिप होती है, जो रिलेशंस होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। फोर्थ नंबर पे ये दिया हुआ है टू प्रोवाइड लेजिटिमेट टू चिल्ड्रन। यहाँ पर ये बताया गया कि जो मैरिज के होने के बाद जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनको लीगल स्टेटस देने के लिए। फिफ्थ नंबर पे ये दिया हुआ है टू डेवलप मोर कोऑपरेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। मैन एंड वुमेन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए। सिक्स्थ, टू डेवलप मोर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डेवलप करने के लिए। सेवन्थ नंबर पे ये बताया गया है कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। एट्थ, फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजन एंड सोशल कल्चर एम्स, रिलीजन एंड सोशल कल्चर के एम्स को फुलफिल करने के लिए मैरिज को किया जाता है। ये सारे मैरिज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैरिज की बात करेंगे। तो यहाँ पर वेस्टर्न मार्क ने अपनी डेफिनेशन दी हुई है एंड इनके अकॉर्डिंग मैरिज इज़ अ रिलेशन ऑफ वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो मैरिज होती है वो एक से ज़्यादा मेन की और एक से ज़्यादा वुमेन की एक रिलेशन होती है जिसमें कस्टम्स एंड लॉ होते हैं, जो कि कस्टम्स एंड लॉ की वजह से पहचानी जा सकती है। एंड इन्वॉल्व्स सर्टेन राइट एंड ड्यूटीज़। एंड जो ये मैरिज होती है उसमें कुछ तरीके के राइट्स होते हैं एंड कुछ तरीके की ड्यूटीज़ होती है। इन केस ऑफ बोथ द पार्टीज एंटरिंग द यूनियन, जो मैरिज होती है उसमें जो दो पार्टीज यानी कि जो मैन एंड वुमेन इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक यूनियन होता है। वो एक यूनियन के थ्रू एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। एंड इन केस ऑफ द चिल्ड्रन बॉन्ड ऑफ इट, एंड इसमें जो चिल्ड्रंस बॉन्ड होते हैं उनके लिए उन पेरेंट्स की कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू मेलानोस्की, अ लीगल मैरिज इज़ वन गिव्स अ वुमन अ सोशली रिकग्नाइज्ड हस्बैंड।
यहाँ पे मेलानोस्की ने अपनी डेफिनेशन दी हुई है एंड इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला है कि जो मैरिज होती है उससे जो वुमेन होती है उसको सोशली रेगनाइज्ड हस्बैंड मिलता है। मैरिज जो होती है वो लीगल यूनियन होता है एंड जो इसमें चिल्ड्रंस होते हैं एंड देयर चिल्ड्रन आर सोशली रेकग्नाइज्ड फादर। उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उस मैरिज के बाद उनको सोशली रेकग्नाइज्ड फादर मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज की। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द फर्स्ट यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज वॉज गिवन इन द बुक नोट्स एंड क्वेरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिवर्सल डेफिनेशन मैरिज की थी वो एंथ्रोपोलॉजी की एक बुक नोट्स एंड क्वेरीज में दिया हुआ था। एंड यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मैरिज होती है वो मैन एंड वुमेन के बीच का एक यूनियन होती है। मैरिज इज एन यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। और इससे जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, उनको लीगल स्टेटस मिलता है। सो मैरिज की इस यूनिवर्सल डेफिनेशन से दो चीज़ें सामने आती है। फर्स्ट कि जो मैरिज होती है वो मैन एंड वुमेन के बीच का यूनियन होती है एंड सेकंड ये कि जो इस यूनियन से बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो उन पेरेंट्स की, वो उन मेल एंड फीमेल के लीगल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।